अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हुए और अब वज़रा की एक टीम जो है वो तसलसल के साथ रोज़ाना हाजिर हो रही है और अपनी अपनी वजारतों के बारे में जो कारकर्दगी दिखाई है उसको मीडिया के ज़रिए आवाम तक पहुँचाया जा रहा है। ज़ाहिर है इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की विजन की और उनके अज़्म की और उनके इस्तक़लाल की जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी है और इसके साथ साथ वजारतों के अंदर कामयाबी की अनगिनत दास्तानें भी हैं। लेकिन देखना ये है कि हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो क्या हैं। आज 2 चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। एक तो ये कि मईशत जो है वो बहाल हो चुकी है और दूसरा ये कि मईशत को मैन्युफैक्चरिंग मईशत बना दिया गया है। हमारा इस वक्त मसला महंगाई का है, बेरोज़गारी का है और ज़ाहिर है कि फूड सिक्योरिटी का है। ये तीनों अवामिल जो हैं ये बुनियाद से जुड़े हुए हैं और इनका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो अवाम के साथ है। यकीनन पाकिस्तान के अंदर कोरोना के बाद अब कारोबार ज़िंदगी जो है वो तकरीबन बहाल हो चुका है और कुछ बहाल होने वाला है जो हो जाएगा, लेकिन उस कारोबार ज़िंदगी का बराह रास्त मईशत से ताल्लुक़ नहीं है जो अभी बहाल नहीं हुआ। मईशत से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो तकरीबन बहाल हो चुकी हैं और ज़ाहिर है कि तवक्को ये की जा रही है कि इसके नतीजे में हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन मामला इसके बरक्स है। हुकूमत बहुत से दावे कर रही है, बहुत से क्लेम कर रही है, लेकिन ये एक हकीकत है कि अवाम महंगाई के हाथों परेशान है। ये भी एक हकीकत है कि इस वक्त गंदम और चीनी का एक बहरान है और कीमतों की ज़्यादती जो है वो आवाम को परेशान किए हुए है। ये भी एक हकीकत है कि बिजली और गैस की कीमतें जो हैं वो आवाम की दस्तरस से बाहर होती चली जा रही हैं, बल्कि हो चुकी हैं और उनको अब ये समझ में नहीं आता वो दवाई ख़रीदें, बिल्स दें या बच्चों की स्कूल की फ़ीसें अदा करें। ये दबाव जो है ये बढ़ता जा रहा है। इसी तरह बेरोज़गारी का मामला है और बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है और तकरीबन 1 करोड़ के लगभग लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं और आइंदा के हवाले से भी जो मंजरनामा है वो उस तरीके का खुशाइंद दिखाई नहीं दे रहा। जब हम मईशत की बहाली की बात करते हैं, जब हम मईशत को मैन्युफैक्चरिंग मईशत बनाने की बात करते हैं, तो फिर हमें किन अवामिल को जो है वो देखना चाहिए। इस वक्त गर्दिशी कर्जा तो अपनी जगह, अब पेंशन जो है उसका बोझ भी हुकूमत अपने नातवा कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा महसूस करने लगी है। कुछ फैसले यकीनन होंगे इस हवाले से और क्या हो सकता है ये 2 साल जो गुज़र के ये गुजारे गए हैं, अगले 3 साल जो हैं ज़ाहिर है कि उसके अंदर इस तरह का तर्ज़ अमल जो है वो यकीनन मुस्बत नहीं हो सकता। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, मुशीर ख़ज़ाना हैं पंजाब के। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मुमताज़ तजिया निगार हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अनीस मजीद साहब, ज़ाहिर है पैट्रन चीफ हैं होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के। इसके अलावा मार्केट की जो सूरत हाल है, ये जो क्राइसिस हम देख रहे हैं, ये जो बढ़ती हुई कीमतें देख रहे हैं, इनके ऊपर उनकी गहरी नज़र है और उन अवामिल को भी जानते हैं जिसकी बिना के ऊपर आज ये सूरत हाल दरपेश है। फ़ारूक सलीम साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये फरमाइएगा कि हुकूमत जब ये दावा करती है कि मईशत बहाल हो चुकी है, मईशत को मैन्युफैक्चरिंग मईशत बना दिया गया है, तो क्या जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं इस ताल का उससे मेल होता है? नदीम साहब, अगर एक अच्छी खबर, एक अच्छी अचीवमेंट जो पीटीआई की हुकूमत के दौरान हुई है उससे शुरू कर लें, क्योंकि वो गिनने में बड़ी मुश्किल 1 या 2 नज़र आती हैं और जहाँ पे फेलियर हुआ नज़र आता है वो बहुत लंबी लिस्ट है। अच्छी खबर ये है कि 2 सालों में जो करंट अकाउंट का खसारा है वो यकीनी तौर पे हुकूमत जो है, पीटीआई की हुकूमत, वो 20 अरब डॉलर का उसने इनहेरिट किया था जब पीएमएलएन की हुकूमत छोड़ के जा रही थी।
एक साल में वो आधा रह गया 10 अरब पे, और अब कहा जा रहा है कि वो 3 अरब पे आ गया है। ये वाकई में हकीकतन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने 2 सालों में हमारा करंट अकाउंट खसारा जो है वो 20 अरब से 3 अरब पे ले आए। ले आए। अब हम बात कर रहे नहीं हैं। फारूक सलीम साहब, इसी के साथ मैं सवाल कर दूं ताकि फिर ये आगे जाके मिसमैच ना लगे। ये फरमाइएगा कि ये बात कही जाती है कि ठीक है, आपने करंट अकाउंट खसारा जो है वो 20 बिलियन डॉलर से 3 बिलियन डॉलर पर तो ले आए हैं, लेकिन आपने तरक्याती अमल जो है उसको रोक दिया है, खसारा कम हो जाएगा, उसके नतीजे में ग्रोथ आपकी मनफी हो गई है, तो फ़ायदा किधर हुआ? जी नदीम साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक तफरीक कर लें। एक है वजूहात की बात और दूसरी है हकाइक। मैंने हकीकत आपके सामने रखी है कि 20 अरब डॉलर का खसारा आज से 2 साल पहले था, आज वो 3 अरब का रह गया है। जो आप बात कह रहे हैं वो वजूहात बता रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये बहस की बात है कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वजूहात अच्छी थी, या हम एक्सपोर्ट बढ़ा के अपना खसारा कम कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, हमने इंपोर्ट कम करके खसारा कम किया है तो वो शायद अच्छा नहीं है। अब मैं वजूहात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने हकाइक रख रहा हूं कि ये करंट अकाउंट का खसारा जो है ये कम हुआ है। एक और चीज देख लीजिए कि पाकिस्तान की 70-72 साल तारीख में जो एहसास प्रोग्राम ने किया है, जो डिजर्विंग लोग थे, जो मुस्तहिक खानदान थे, उनमें तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानियों में वो 12,000 रुपए की जो कैश ग्रांट बांटी गई है, ऐसा काम शायद पहले 70-72 साल में नहीं हुआ। तो ये दो बड़ी अचीवमेंट्स जो हैं ये मुझे वाक़ई तौर पे सामने नजर आती हैं। अब जब भी हम मईशत की बात करते जी जी हैं नदीम फारूक सलीम साहब, साहब, मईशत की जब, जी बोलें। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी 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 बोलें। जी नदीम साहब, मईशत की जब बात करते हैं तो आप मईशत दानों की बात ना किया करें। मईशत दान तो आपको बहुत सारी चीजें सुनाएंगे, बहुत सारी बहस होगी। आम आदमी जो है, जो 22 करोड़ पाकिस्तानी रहता है, उसके लिए मईशत सिर्फ 3 चीजों का नाम है। वो देखता है कि भाई आज आटे का रेट क्या है, आज से साल भर पहले, 2 साल भर पहले क्या था, आज चीनी का रेट क्या है, और तीसरा शायद इसमें आप वापडा का बिल, बिजली का बिल जो है वो जमा कर लें। आपको बैठ के समझाने की जरूरत नहीं है। हुकूमत की सारे वुज़रा भी आके बैठ जाएं और लोगों को समझाएं कि भाई आपकी मईशत बहुत जबरदस्त हो गई है, तो ये लोग मानने वाले नहीं हैं। नहीं मैं है। यहां बैठ के कह दूं कि जी मईशत का बहुत बुरा हाल हो गया है, लोग खुद जान लेते हैं। जो पाकिस्तानी गैस का बिल देता है, जो पाकिस्तानी बिजली का बिल देता है, जो पाकिस्तानी गोश्त खरीदता है, दाल खरीदता है, आटा खरीदता है, उसको पता है कि मईशत बुरी है या अच्छी है। बस ठीक है, मैं फारूक सलीम साहब आता हूँ। अब अनीस मजीद साहब ये फरमाइएगा, आपसे सीधा पहला सवाल ही यही है कि ये आटे की कीमत को क्या हुआ है और ये चीनी की कीमत को क्या हुआ है, अवामिल क्या हैं? मिसमैनेजमेंट है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, मुनाफाखोरी है, मसला क्या है? जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो गन्ना की क्रॉप साल में एक दफ़ा आती है और गंदम की क्रॉप भी साल में एक दफ़ा आती है। हर साल इसी तरह होता है कि हार्वेस्टिंग होती है और इसके बाद ये माल जो है कुछ गवर्नमेंट ख़रीदती है और बाकी जो है वो स्टॉकिस्ट इसको रख लेते हैं। ये हर साल होता है और इसमें गंदम में भी यही है और चीनी में भी यही है। चीनी में जो मील की प्रोडक्शन होती है वो 4 महीनों में पूरे साल की क्रॉप जो है वो तैयार हो जाती है। इसके बाद वो स्टॉक्स मिल में रहते हैं, कुछ स्टॉकिस्ट के पास रहते हैं और थ्रू आउट द ईयर वो बेचते रहते हैं। इस साल भी चीज़ें वही हुई हैं। क्रॉप भी मैं समझता हूँ कि एज़ पर द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट द क्रॉप भी हैं वो भी पूरी हैं, चीनी की भी और गंदम की भी। तो इसमें वजह सिर्फ ये हुई है कि जो लोगों ने स्टॉक रखा है वो लोग रिलीज़ नहीं कर रहे जो रेटों में उनको बेचना चाहिए था। शायद उनको ये लगता है कि जो है प्राइसेस और ज़्यादा अच्छी होंगी इसलिए नहीं बेच रहे। तो इसमें सबसे मैं वजह तो यही समझता हूँ कि गवर्नमेंट की मशीनरी जो है उन्होंने प्रॉपर उसको अरेंजमेंट उसका नहीं किया, क्योंकि
हमेशा ये होता है, हमेशा होता आ रहा है और होता रहेगा। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि इसको सही तरह से मैनेज नहीं किया गया और ये क्रॉप भी पूरी है। और अभी भी जो टोटल गंदम जितनी प्रोडक्शन हुई है, आपको समझ लीजिए कि 25 मिलियन टन की, तो 25 मिलियन टन का जितना कंज्यूम हुआ है, हर महीने तकरीबन 2 मिलियन टन कंज्यूम होता है। और 2-3 महीने गुजरने के अलावा जो माल है वो टोटल यहीं पाकिस्तान में पड़ा हुआ होना चाहिए और वो उन लोगों को पता होना चाहिए, जो फार्मर्स जिन्होंने उसको बेचा है, जो वहाँ के जो गवर्नमेंट के फील्ड स्टाफ हैं उनको भी पता है। और तीसरी बात यह है कि अभी भी जो माल है वो अवेलेबल है, जहाँ से आ रहा है उसी वेयर हाउसेस से आ रहा है जहाँ पे ये स्टॉक हुआ है। इसका मतलब ये तमाम लोगों को ये चीज़ें पता हैं कि ये माल कहाँ से आ रहा है, किसने स्टॉक किया है। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपके सामने क्रॉप जो है हार्वेस्ट हुई है और माल इतना निकला है और माल कराची में पाकिस्तान में ही मौजूद है और इसी तरह गन्ने में मिलर्स में या स्टॉक के पास मौजूद है। अब ये प्राइसेस बढ़ रही हैं, बस यही वजह है। माल तो हर चीज़ अवेलेबल है, मिल रहा है लोगों को। ठीक है, अब इसमें सलमान शाह साहब, मेरा पहले बुनियादी सवाल यही है, उसके बाद ज़रा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़रा आज बात कर लें जो चीज़ें अवाम से लिंक्ड हैं। हम ये बहुत सारे जो फिगर्स हैं उनको लेते हैं। ये जो मिसमैनेजमेंट है आटे और चीनी की, आप क्या माफिया के ऊपर डालकर राय फरार इख्तियार कर सकते हैं? देखिए नदीम, एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है जिसमें हुकूमत की ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी होती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हैं कि वो तबाही फैला रही हैं। सबसे बड़ा उसका नमूना आपके सामने पावर सेक्टर है, जो हुकूमत प्लानिंग करती है, हुकूमत उसको प्राइसिंग करती है, हुकूमत उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, हुकूमत सारे काम करती है और हुकूमत के पास उस किस्म की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उस काम को कर सके। उसी तरह आप चीनी को देख लें, आटे को देख लें, हर सप्लाई चेन में हुकूमत जो है घुसी हुई है, मार्केट को फंक्शन नहीं करने देती और मार्केट की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं होती। ना ट्रांसपेरेंसी है, ना एक्सेस है, होर्डिंग है, कार्टलाइजेशन है। और यही तो सारा मसला है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी की रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया ने वो रिफॉर्म्स कर ली हैं, लेकिन पाकिस्तान ने वो रिफॉर्म्स नहीं की। आपको पता है कि जब सोवियत यूनियन टूटा था तो वो इसीलिए टूटा था कि उसकी इकॉनमी जो है वो सरकारी तौर पे चलाई जाती थी और सरकार जो है वो इकॉनमी चलाने में नाकाम हुई। पाकिस्तान में अभी तक ना तो हमने प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट की है, ना हमने डीरेगुलेशन की है, ना हम मार्केट को काम करने देते हैं। आई थिंक इंफॉर्मेशन भी नहीं होती, उसके बाद इतनी उसमें गड़बड़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को तो दुरुस्त करने के लिए रिफॉर्म्स चाहिए बहुत ज़्यादा। मैं आता हूँ डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। आप देख लें कि आपकी जो पावर सेक्टर की रिपोर्ट डॉक्टर साहब मैं आता हूँ, डॉक्टर साहब मैं आता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें फ़ारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा कि डॉक्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि हुकूमत जो है वो हर काम में घुसी हुई है और उसके नतीजे में ये जो सूरत हाल है ये पैदा हो रही है। मतलब अगर हुकूमत घुसी हुई है तो फिर जो अनीस मजीद साहब बात कर रहे हैं कि जनाब ये स्टॉक्स तो अवेलेबल हैं, पड़े हुए भी हैं, अब जो रिटेल के ऊपर आकर जो चमड़ी उधड़ रही है आवाम की हर लिहाज से, तो फिर अगर हुकूमत घुसी हुई है तो हुकूमत उसका इलाज क्यों नहीं करती? देखिए, डॉक्टर सलमान शाह साहब ने बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं और मैं 100% उनसे एग्री करता हूँ। ज़मीनी हकीकत ज़रा देख लीजिए, मजीद साहब ने जो कुछ कहा वो मैं समझ नहीं पाया। वो कह रहे हैं कि फसल भी पूरी है, माल भी पूरा पड़ा हुआ है, 25 लाख टन गंदम भी प्रोड्यूस हो गई है। देखिए, 2 साल पहले 35 रुपए किलो आटा बिक रहा था,
आज वो 60 रुपए है। मैंने सुना है कराची में किसी कई जगहों पे 65 रुपए किलो भी बिक रहा है। आज से 2 साल पहले चीनी जो है वो 55 रुपए किलो बिक रही थी, आज वो 100 रुपए में बिक रही है। मुझे पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कोई ऐसे 2 साल निकाल दीजिए जिसमें चीनी की कीमत 80% बढ़ गई हो, जिसमें आटे की कीमत 70% बढ़ गई हो। और नदीम भाई ये ख्याल रखिए कि इन 2 सालों में आपकी, मेरी और बाकी पाकिस्तानियों की आमदन कतन नहीं बढ़ी है। तो आमदन आपकी और मेरी और पाकिस्तानियों की बढ़ी नहीं। आटे की कीमत 70% ऊपर है, चीनी की कीमत 80% ऊपर है। वापडा का बिल मैं अपना निकाल के देख रहा था, बिजली का बिल 2 साल पहले मैंने 10.5 रुपए एक यूनिट, तकरीब जो सारे टैक्सेस वगैरह जमा करके मुझे 10.5 रुपए का यूनिट पड़ रहा था। आज वो 15-16 रुपए का आ रहा है। 50-60% बिजली की कीमत बढ़ गई, आमदन मेरी नहीं बढ़ी, जिसके नतीजे में फिर ये गुर्बत, जो इतनी शदीद किस्म की गुर्बत हमें नजर आने लगी है। लेकिन डॉक्टर साहब से ये मेरा सवाल बनता है कि आप तो हुकूमत का हिस्सा हैं, आप जानते हैं कि हुकूमत की इंटरवेंशन की वजह से ये आटे की मार्केट खराब हुई है, चीनी की मार्केट खराब हुई है, बिजली की मार्केट खराब हुई है। तो 2 साल बड़ा अरसा होता है किसी हुकूमत के लिए। 40% वक्त जो है वो पीटीआई हुकूमत का गुजर गया। इस मैं 40% आता हूं वक्त फारूक को उन्होंने सलीम साहब, किस चूंकि तरह आपने इस्तेमाल ये किया। इशारा कर दिया। अब इसमें अनीस मजीद साहब ये फरमाइएगा कि आपने फारूक सलीम साहब की बात सुनी है, मतलब कीमत क्यों बढ़े? अगर स्टॉक्स हैं, पैदावार है, जी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ है, तो ये जो लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है ये क्यों? बस यही तो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि ये सलीम साहब से मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट की ही फिगर्स हैं, गंदम की प्रोडक्शन की और शुगर की प्रोडक्शन की, तमाम चीज़ों की प्रोडक्शन अवेलेबल है। और ये भी आप देख रहे हैं, और मैं जो बात बता रहा हूँ कि माल तो सबको मिल रहा है ना, प्राइस महंगी मिल रही है। अब प्राइस जब महंगी मिल रही है तो उसी को तो गवर्नमेंट को मैनेज करना है, अगर वो कर सकें तो। अदरवाइज़ तो मैं तो आज तो इस चीज़ से परेशान हूँ कि नेक्स्ट ईयर अगर ये पॉलिसी प्रॉपर ना रही तो इससे ज़्यादा ख़राब नेक्स्ट ईयर हो सकता है। मेरा सिर्फ मशवरा या कहना यही होगा कि जो गवर्नमेंट अगले सालों के लिए अभी से तैयार रहे और अभी से पॉलिसी बने कि गन्नम की पैदावार की पॉलिसी बने, फिर उसकी जो शुगर बननी है उसकी पॉलिसी बने, फिर शुगर किस रेटों में बनेगी और कितनी प्रोडक्शन हुई, वो तमाम चीज़ों पे तमाम गहरी नज़र होनी चाहिए और पूरी वाज़े पॉलिसी होनी चाहिए। और पूरा साल जो है गन्ना और गंदम जो है वो पूरा साल स्टॉक रहता है, तो स्टॉकिस्ट स्टॉक तो रखते हैं, वो गवर्नमेंट अपने पास इतनी उसके वसाइल नहीं है कि वो रख सके। तो जो स्टॉकिस्ट स्टॉक रखते हैं वो अभी इलीगल समझा जा रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर ये लोग स्टॉक्स नहीं रखेंगे तो फिर आपकी पूरा साल क्रॉप किस तरह चलेगी, ये भी गवर्नमेंट को पॉलिसी वाजे करनी चाहिए और वाजे हिदायत होनी चाहिए स्टॉकिस्ट को की कि आप ये माल इतना इतना अरसा रख सकते हैं और इतना ज़्यादा रख सकते हैं और इतने में उसको बेचना पड़ेगा। तमाम चीज़ें आपकी अवेलेबल हों, पूरे साल के लिए वाजे पॉलिसी बने। गन्ने की पैदावार से लेके पैदावार में भी इजाफा हो सकता है, फार्मर्स को बीज और इंसेंटिव्स दिए जाएं। और इसी तरह फिर जब ये प्रोडक्शन हो जाए तो पहले टोटल प्रोडक्शन सबको पता होनी चाहिए कि अपनी मैं आता हूँ अनीस मजीद साहब जी। हाँ, अब इसमें सलमान शाह साहब ये फरमाइएगा कि आटे की कीमत महंगी हो रही है, मतलब फ़ारूक सलीम साहब तो 35 रुपए की बात कर रहे हैं, मैं 70 रुपए किलो पे आटा मुझे मिल रहा है। तो सूरत हाल ये है कि आटे की ये सूरत हाल है, चीनी 110 रुपये है, बिजली जो है उसकी कीमत बढ़ गई है, डॉलर को आपने डी वैल्यू कर दिया है। यानी एक अजाब नहीं है, अजाब का पूरा एक सिलसिला है कि अगर महंगाई जो है वो एक तरफ से बढ़ रही है, दूसरी तरफ से आपने 40% डिवैल्यूएशन कर दी है, तो मेरी जो इनकम है उसके अंदर आपने 40% कमी का ठप्पा तो यहाँ लगा दिया, उसके बाद मुझे 50% कीमत की इजाफे का टीका लगा दिया। तो आम आदमी जो है वो किधर जाए, किसको जाके पकड़े? देखें, जिन्होंने कर्जे पाकिस्तान पे चढ़ाए थे उनको पकड़े, क्योंकि सारे कर्जे जो आपने चढ़ाए हैं, डेट क्राइसिस और डेट का जब डिफॉल्ट होता है तो यही अशर होता है, सारी दुनिया में इसी तरह होता है। 20 में आपने देखा जब उनका डेट क्राइसिस है, वो 10 साल से अभी तक उससे निपट रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ उसकी यही होती है कि अगर आपको फिर जाना पड़ता है, अस्पताल जाना पड़ता है, आईसीयू में जाना पड़ता है, तो वो फिर उनका डॉक्टरों का नुस्खा भी आपको करना पड़ता है, जिसमें
एक्सचेंज रेट को वो कहते हैं कि मार्केट के बेसिस पे होना चाहिए। 100 रुपये का जो डॉलर है वो आज 170 का हो गया है। उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी मार्केट बेस्ड होता है। हर चीज़ जो है फिर वो उसके मुताबिक होगी। तो जितनी आपने पहले याशी की है अब उसकी कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने वो याशी जो है वो कर्जों पे की है और अनस्टेबल इनस्टेबल किस्म के फाइनेंशियल सिस्टम से की है। आपको कर्जे मिलते गए, आप लेते गए और खाते गए, और ना आपने वो प्रोजेक्ट्स बनाए जो बनाने चाहिए थे, और उसका आज आप खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन अब देखें कि आपके IMF प्रोग्राम के जो अब वक्त आ गया है कि रुपया जो है अब 165-170 के दरमियान स्टेबलाइज हुआ है। करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काबू में आया है, ट्रेड डेफिसिट जो है वो काबू में आ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं और आपकी अब प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। अब गाड़ियां भी बिकनी शुरू हो रही हैं। लेकिन एक आप नई लेवल ऑफ रुपए की वैल्यू जो है वो अब 100 रुपये का डॉलर नहीं है, अब 170 रुपये का डॉलर है। इसका मतलब ये है कि अब आपकी इकोनॉमी में इंसेंटिव्स जो हैं वो अब एक्सपोर्ट्स के इंसेंटिव्स है कि आप जितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप एक्सपोर्ट करें। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के इंसेंटिव्स है कि आप इंपोर्ट को जो करते हैं वो आप डोमेस्टिकली करें। और आहिस्ता आहिस्ता जो तीसरा इसका पहलू है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आपको ज़रूरी है कि डीरेगुलेशन करें। अब हर चीज़ के ऊपर हमने प्रोटेक्शन दे रखी है। जो क्वेश्चन आता है कि जब एकदम आप सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं तो और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी भी होती है, क्रिएट होती है। शाह साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं आता हूँ। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, फ़ारूक सलीम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक रोना रोया और उसका डॉक्टर साहब ने एक जवाब दिया। गुजारिश ये है कि चले माजी के लोग तो बुरे थे, अय्याश थे, उन्होंने अय्याशियाँ की, कर्जे लिए, लेकिन 2 साल में जो हमने कर्ज ले छोड़ा है और अगले 3 साल में जो हम लेंगे वो तो माजी के 10 सालों को तो आप भूल जाएं। जो अगली हुकूमत आएगी वो किसकी फातिहा पड़ेगी? डॉक्टर साहब ने जो बातें की मैं उससे बहुत ही डर गया हूँ नदीम साहब, और उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के दौरान वो 5 अरब रुपए का रोजाना इजाफी कर्जा लिया करते थे और उस वक्त भी हम उसको रोते थे। फिर PMLN की हुकूमत आई, वो 8 अरब का औसतन रोजाना इजाफी कर्जा ले रही थी। पिछले 23 महीनों का जो PTI का रिकॉर्ड है वो 18 अरब रुपए रोजाना का इजाफी कर्जा है। अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कर्जा लेना अय्याशी के इक्वल है, तो फिर जो अब अय्याशी हो रही है, जिस रफ्तार से अब कर्जा जात लिए जा रहे हैं, तो इनका जो खमियाजा है, इनका जो बोझ है, वो कौन झेलेगा? ये बड़ी एक डरने वाली, एक डरावनी किस्म की डॉक्टर साहब ने बात कह दी कि जो पहले वाले थे वो बहुत कर्जे ले रहे थे, इसलिए टीके हमें अब लग रहे हैं। तो अब जो कर्जा लिया जा रहा है, जो तकरीबन 2 गुना से भी ज्यादा है पहली हुकूमतों के मुकाबले में, तो इसका टीका फिर अगले 3 सालों में लगेगा या अगले इलेक्शन के बाद हम मुतवक्के रखें कि उस वक्त टीका लगना शुरू होगा। तो जो रिफॉर्म्स का देखिए वादा किया गया था, PTI का मंशूर अगर आप खोल के देखें 2018 का, उसमें तकरीबन 2 दर्जन किस्म के बड़े वादे किए गए थे। उसमें से कोई एक वादा भी अगर पूरा कर लिया गया हो नहीं हुआ। मैं आता हूं फ़ारूक सलीम साहब। अब इसमें अनीस मजीद साहब ये फरमाइएगा कि आपकी आटे और गंदम की गुफ्तगू से जो बात मुझे समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है ज़ख़ीरा अंदोज़ी है और नाजायज़ मुनाफाखोरी है। अब ये जो दालें हैं ये भी तो एक क़यामत का समा ही है जो उनकी सूरत हाल है। इसकी महंगाई की वजह क्या है? क्या ये रिटेलर्स को कोई पूछने वाला नहीं, होल सेलर्स को कोई पूछने वाला नहीं, क्या मसला क्या है? जी हाँ, दालों में ऐसा है कि दालें जो है हमारी अबाउट 70% जो है हम इंपोर्ट करते हैं, और जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उसका जो डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है वो हमारी करेंसी से हो जाता है।
तो आपको जैसे पता है कि करेंसी रेगुलरली कम डिवैल्यू हो रही है और उसी हिसाब से उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अभी जो मार्केट में दालें अवेलेबल हैं, मैं ये समझता हूँ कि उसका अभी पूरा इम्पैक्ट आया नहीं है जो करेंसी का आना चाहिए होगा, और वो आएगा कुछ अरसे बाद, क्योंकि जो माल मार्केट में आ रहा है वो उसी रेटों में बिक रहा है जो पुराने रेट चल रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड अभी फिल वक्त नहीं है। लेकिन ओवरऑल जब भी कोई चीज़ आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो उसकी लैंडेड कॉस्ट जो है उतनी ही पड़ेगी। अभी तो मामला कुछ नहीं है, ज़रा तौक़ुफ़ कर, अगले लम्हात आने दे, फिर पता चलेगा। जी हाँ, पूरा इम्पैक्ट अभी डॉलर का नहीं आया मार्केट में, और ये अभी आगे महंगाई का आएगा एक और रेला। जी हाँ, जी हाँ, रेला मतलब स्लो एंड ग्रेजुअली जो है, जिस तरह डॉलर डिवैल्यू होता जा रहा है इसी तरह प्राइसेस में इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, अब सलमान शाह साहब ये फरमाइएगा कि जो फ़ारूक सलीम साहब ने भी बात की कर्ज़ों के हवाले से, तो 5 अरब से हम 18 अरब रोज़ाना पे पहुंच गए हैं, तो फिर याशी किसकी है? देखें, बात यह है कि मुझे बड़ी हैरानगी है कि फ़ारूक सलीम साहब को नहीं पता कि ये जब डेट क्राइसिस आता है इस तरह से, तो वो जो कर्ज़े हैं वो आप कर्ज़े लेके आपको वो कर्ज़े की सूद अदा करना पड़ता है। अगर आप देखते हैं कि इस वक्त जो आप IMF प्रोग्राम में भी प्रोजेक्शंस देख लें तो कम से कम 30 अरब डॉलर के और कर्ज़े चढ़ेंगे जिस उससे पहले कि ये आपकी कर्ज़े नीचे आने शुरू हों। तो ये तो नेचर है इस बीमारी की कि जो बीमारी को आप जब ये आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो फिर आप इमीडिएटली उसका टैप टर्न ऑफ नहीं कर सकते। नहीं तो शाह साहब, ये तो फिर मजीद खौफनाक सूरत हाल आप बता रहे हैं जो आगे होने जा रही है। ले रहे हैं ये इसलिए नहीं ले रहे कि आप कोई खर्चा कर रहे हैं, ये इसलिए ले रहे हैं कि पुराने कर्जों का सूद आप दे रहे हैं, पुराने कर्जों की रिपेमेंट हो रही है, और क्योंकि डॉलर्स जो हैं वो आपके पास नहीं है, आपको डॉलर्स IMF से लेने पड़ते हैं, और IMF प्रोग्राम की वजह से आपको वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरे बैंक डॉलर्स देते हैं ताकि आप डूबने से बचें। लेकिन जब तक आपकी इकॉनमी दोबारा से खड़ी नहीं होगी अपने कदमों पे, उस वक्त तक ये कर्जे जो हैं बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। मैं आता हूँ शाह साहब, अब क्विकली, मेरे पास टाइम थोड़ा है। अनीस मजीद साहब, ये फरमाइएगा कि ये सारा जो तासुर है, गंदम, आटा, ये बहुत ज़रूरी होता है कि इकॉनमी को आप जब मैनेज कर रहे हैं तो वो ये ऑफ ऑन स्विच नहीं होता कि आप एक अगर सड़क पे चल रहे हैं तो उसको चेंज कर दें और दूसरी पे इमीडिएटली आ जाए। मैं शाह साहब आता हूँ। जी शाह साहब, मैं आता हूँ, मेरे पास चूंकि वक्त कम है, मैंने एक राउंड करना है तेज़ी से। इसमें अनीस मजीद साहब ज़रा ये फरमा दीजिए कि आप ये जो आप डॉलर वाली सिचुएशन है, दालों का जो इम्पेक्ट है, जो चीनी और आटे की सूरत हाल है, आप आने वाले वक्त में, अगले मैं आपसे पूछूं 3-4 महीने में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बस सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि जब डॉलर अगर अपनी जगह स्टेबल हो गया और ये 68-70 रुपये तक बैलेंस रहे तो इंशाल्लाह इतना मसला नहीं होगा। जो रेट्स अभी हैं उससे थोड़े सौ इजाफा होगा, लेकिन अगर डॉलर उससे भी ज़्यादा डिवैल्यू हो जाता है तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली उसके जो प्राइसेस है और फ़र्क पड़ेंगे। और गंदम और जो चीनी है उसमें तो लोकल का इशू है, जो हमारे पास माल भी अवेलेबल है, तो उसमें अगर गवर्नमेंट प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाएगी और ध्यान अभी भी रख सकती है गवर्नमेंट, उनके पास स्टॉक्स भी अवेलेबल हैं, तो ये इसको, और इम्पोर्ट भी हो रहा है, तो ये इसको इस तरह बैलेंस किया जा सकता है। प्राइस को गवर्नमेंट खुद मॉनिटर करे और उसको प्राइसेस जो कि इंपोर्ट हो रहा है कार्गो, वो जब आएगा तो उसमें वो सब्सिडाइज करके लोगों को कम प्राइस में माल मिल सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब्सिडाइज करना ही हल है, तो हुकूमत के पास तो पैसे नहीं है, इसका मतलब है कि आप महंगाई की एक अच्छे भले इजाफे की बात कर रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट जो इंपोर्ट कर रही है, अगर वो इंपोर्ट की कॉस्टिंग आप देख लें, अगर उसके हिसाब से भी वो माल बिकेगा, फिर भी जो है ना प्राइसेस जो है जो अभी हैं उससे कम नहीं होंगे। अच्छा, अब इसमें फ़ारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा कि जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, अब ये तो एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि जो तो बहुत खौफनाक हालात की निशानदेही कर रही है
कि जब आप सूद देने के लिए कर्जा लेंगे तो आप तो कहीं खड़े ही नहीं हैं। देखिए डॉक्टर साहब की बात सुन के मुझे कुछ अफसोस भी हुआ कि मैथ के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। उनकी सारी हुकूमत भी यही कह रही है कि हम इजाफी कर्जा ले रहे हैं क्योंकि पुराना कर्जा वापस करना है। अगर वाकई में पुराना कर्जा वापस हो रहा है तो फिर कर्जे की जो नेट फिगर है वो तो नीचे आ जानी चाहिए। ये तो मैथमेटिक्स का हिसाब का सवाल है। यहाँ 30,000 अरब से कर्जा शुरू हुआ था 2018 में और आज वो तकरीबन 43,000 बिलियन पे पहुंच गया है। तो जाहिर बात है कि बेतहाशा इजाफी कर्जा लिया जा रहा है। देखिए अब ये इकोनॉमिक पॉलिसी का मामला नहीं रहा। आप ये छोटी मोटी सी चलाकियां और ये सोशल मीडिया का एक बबल क्रिएट कर दे कि जी आपकी मईशत बड़ी अच्छी जा रही है, जब तक यहाँ पे डीप किस्म की इस्लाहात नहीं आएंगी, जब तक आप बिजली के सेक्टर में इस्लाहात नहीं लाएंगे, जब तक आप गैस के सेक्टर में इस्लाहात नहीं लाएंगे, जब तक आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के सेक्टर में इस्लाहात नहीं लाएंगे, जब तक आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ये 4 बड़ी चीजें हैं नदीम साहब, इसमें इस्लाहात जीरो आई हैं पिछले 40% वक्त गुजरने के बाद। डॉक्टर सलमान शाह साहब भी पुरानी हुकूमतों के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। अगर आपका 2 साल गुजर गया है और अभी भी आप पुरानी हुकूमतों को ब्लेम कर रहे हैं तो फिर खुदाया आपसे कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। ठीक है, अब इसमें सलमान शाह साहब ये फरमाइएगा कि जिस सूरत हाल का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो फ़ारूक सलीम साहब ने कह दिया कि बुनियादी तौर पे मैथमेटिक्स की सिचुएशन है, लेकिन गुजारिश ये है कि अगर हालात इसी डगर पर रहते हैं तो इस्लाहात का जो अमल है, मौजूदा जो कारपरदाज हैं इनके अंदर इतनी सलाहियत है कि ये इस्लाहात जो हैं इसकी जानब बढ़ा जा सके। पहली बात तो ये है कि मैं समझता था कि डॉक्टर फरूक साहब जो है ये इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि इनको डायनामिक्स नहीं पता इस चीज़ के। सबसे पहली बात ये है कि आपके जो IMF प्रोग्राम है उसमें एक चीज़ होती है जिसको हम प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली आम आदमी के लिए ये बड़ा मुश्किल है समझना, बट उसकी बात ये है कि आपका जो खर्चा इस वक्त हो रहा है वो उसका मतलब है कि आपने जो भी खर्चा करना है वो आप अपने टैक्सों से करेंगे, लेकिन जो आपके सूद की चीज़ है उसके लिए आपको और कर्जे लेने पड़ेंगे। सो ये ऑटोमेटिकली बिल्ट इन सिस्टम में है कि आपने सूद के लिए भी कर्जे लेने हैं और जो पुराना वापस करना है तो जाहिर है कि उसको वापस करने के लिए भी नया कर्जा लेना पड़ेगा। लेकिन जो इंक्रीज आपकी आती जाएगी वो एक तो सूद की वजह से आती जाएगी, दूसरी जो है आपकी बहुत मेजर जो इंक्रीज है वो आपकी डिवेल्युएशन की वजह से रुपए में इंक्रीज हुई है, डॉलर्स में वो इंक्रीज नहीं हुई। तीसरी चीज़ ये है कि अब आपने जो डेवलपमेंट करनी है, कोविड की वजह से आपने जो खर्चे किए हैं, सडनली एक आउट ऑफ द ब्लू चीज़ आई है जिसके ऊपर आपने 1.2 ट्रिलियन का जो इजाफी खर्चा किया है वो भी आपका डेट के जरिए ही आएगा। बट इशू जो है जो उन्होंने बात पॉइंट आउट की है वो है असल इशू कि अब आपका जो रिफॉर्म का एजेंडा है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनको ये भी पता है कि रिफॉर्म सबसे मुश्किल चीज़ होती है, क्योंकि रिफॉर्म मैंने जैसे पहले बोला था कि जब सोवियत यूनियन टूटा है उस वक़्त से हमें रिफॉर्म कर लेनी चाहिए थी। हमने वो रिफॉर्म्स कोई 25 साल से नहीं की, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गया कि वो रिफॉर्म्स नहीं की। जब थोड़ी बहुत हम रिफॉर्म्स करते हैं इकोनॉमी में बड़ी बेहतरी आती है, और जब हमने प्राइवेटाइजेशन अच्छी तरीके से की तो उसकी भी बेहतरी आई, आपकी एक्सपोर्ट बेहतरी ठीक है। बड़ी शाह साहब मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया अनीस मजीद साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।